हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एसपी सिंह। वेलकम बैक इन माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सभी को गुड आफ्टरनून। आप पिछले लेक्चर्स देख रहे होंगे, कैसा लग रहा है आपको? आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे देते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके बीच में हूँ। ये टॉपिक आपका टेट, सी टेट, सुपर टेट तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी डिमांड्स कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी डिमांड्स आ रही, सर सुपर टेट का ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको सारे टॉपिक्स उपलब्ध करवा दूंगा, इतने सारे टॉपिक्स जिससे आपकी एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो आप भरोसा रख सकते हो मुझ पर, ठीक है? मैं बार बार इतनी बात कहूँगा। कुछ बच्चों का कमेंट्स ऐसे आ रहा है कि सर हमारे पास आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। एक और जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास वो ये है कि मैंने 2:30 PM का जो टाइम डिसाइड किया है लेक्चर के लिए, वैसे वो रेगुलर ही है, मैंने बदला नहीं है उसे, लेकिन फिर भी नेटवर्क इश्यूज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से अपलोडिंग में बहुत समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो नेटवर्क इतना मॉर्निंग से ही नहीं चलता है कि कॉल भी हो सकती हो, तो इस वजह से कभी कभी डिले भी हो रहा है। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन लगा लेंगे, राइट, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन दबा लेंगे, तो ये तय है कि आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक? और आपकी क्लास अगर छूटती भी है, फिर भी अगर आपकी क्लास छूटती भी है तो कोई बात नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत आसान है। थिंक साइकोलॉजिकली आप ढूंढ ही लेंगे यूट्यूब पर, सारे वीडियोस परमानेंट पड़े हुए हैं। जितने भी मैंने अब तक पढ़ाए हैं, मोर देन 35 वीडियोस आपके पड़े हुए हैं। आप उन्हें एक एक करके देख सकते हो और अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। पिछले वीडियोस में जहाँ कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उन सबको मुझे बताइए, उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है? चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को। आपने सुना है इसको, पढ़ा भी होगा, लेकिन कुछ नई चीज़ों के साथ, क्वेश्चंस के साथ इसे डिस्कस करेंगे। और मेरा अपना मानना है कि इससे बेहतरीन आपको नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, ये आपने जरूर सुना हुआ होगा और आप जानते होंगे कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता हो। ठीक है, शुरू करा जाए। चलिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसी को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आप सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। कोई एग्जाम ऐसी नहीं जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चंस नहीं आते हो, ठीक है? एक नॉर्मल सी बात, इसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेता हूं कि जैसा कि आप जानते होंगे, हमने यहाँ ईयर मेंशन किया हुआ है 2005, लेकिन ये तय है कि ये चौथा एनसीएफ है देश का। इससे पहले 3 एनसीएफ और आ चुके हैं। एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, और ये आपका फोर्थ है एनसीएफ 2005। इसका मतलब इस ड्यूरेशन को देखकर आप गैस कर सकते हो कि एनसीएफ को लागू करने का कोई निर्धारित समय नहीं है। क्लियर है ये? अब एनसीएफ लागू कौन करता है, एनसीएफ कौन बनाता है, अगर उस पर चर्चा करूं तो एनसीएफ एक टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका गठन एनसीईआरटी करती है। अब एनसीईआरटी के पास ऐसा क्या है कि एनसीएफ का गठन करती है वो? तो ठीक है, जब एनसीईआरटी को ये फील होता है, लगता है कि पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव होने हैं, कुछ बदलावों की आवश्यकता है, तो वो एनसीएफ का गठन करती है।
एनसीएफ के गठन में एक चेयरमैन होता है और बाकी देश विदेश के एजुकेशनिस्ट होते हैं। वो पूरे देश में ये ऑब्जर्व करते हैं कि एजुकेशन में क्या क्या परेशानियां आ रही, क्या क्या बदलाव किए जाएं, कौन कौन सी नई चीजें शामिल की जाए, और एक ऐसा डाटाबेस कलेक्शन तैयार करके किसको दे देती है, एनसीईआरटी को दे देती है। एनसीईआरटी पूरे देश में उन सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम में परिवर्तन करती है और नया पाठ्यक्रम आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको कि अगर पूछा जाता है पहला पॉइंट कि एनसीएफ का गठन कौन करता है, तो क्लियर है, एनसीएफ का गठन कौन करता है, एनसीईआरटी करती है। 2005 के बारे में अगर बात करूंगा तो ये देश का 4th एनसीएफ है। तो यहां से सबसे अच्छा सवाल जो आएगा वो कौन आएगा, वो आएगा कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज किसे कहा जाता है, एनसीएफ 2005 को कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी भूमिका में चलेंगे तो इसका एक प्रमुख आधार अगर माना जाएगा तो आपने अक्सर पढ़ा होगा यशपाल समिति, यशपाल समिति 1992-93 1992 में गठन हुआ, 93 में यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्टिंग की। तो ये वो समिति थी जिसने खास तौर से स्कूली जीवन में या फिर शिक्षा पर पड़ने वाले बोझ को कम करने पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छात्रों पर पढ़ाई के दौरान जो बोझ पड़ता है, अब वो बोझ किसी प्रकार का हो, सारे बोझ, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, एजुकेशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, ये सारे बोझ को, सारे बर्डन को कम करने के लिए उसने पूरा प्लान किया था। और उसके चेयरमैन कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, और उनका एक स्लोगन था लर्निंग विदाउट बर्डन, वो भूमिका में है 2005 में। चलिए एक एक करके पॉइंट को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखते हैं पहला पेज, एनसीएफ विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। एनसीएफ 2005, ये आप याद रखना, एनसीएफ 2005 हमारे देश की, भारत देश की शिक्षा का, और शिक्षा में भी कक्षा 1 से लेकर 12 तक की, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है कहां से, कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं शामिल हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, 1 to 5th, 6 to 8th और 9 to 12th। बट टोटल कक्षाएं अगर पूछी जाती तो कक्षा 12 तक शामिल है इसमें। विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है, एनसीएफ 2005। ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों एवं विषय विशेषज्ञों और शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है, कोई शक नहीं। दोनों पॉइंट क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा गया। इसका मतलब क्लियर हुआ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन, इसकी पहल पर प्रोफेसर यशपाल, अब प्रोफेसर यशपाल वही यशपाल जो यशपाल समिति के अध्यक्ष थे 92 में, उनकी अध्यक्षता में शिक्षा को नई चुनौतियों के रूप में देखा गया। आप ये चीज तो मानते कि इतने सारे एजुकेशन के लिए प्रयास करने के बावजूद भी जितने भी रिकॉर्ड्स हम पढ़ते हैं उसके आधार पर तो एजुकेशन में कोई प्रोग्रेस हो नहीं रही होती है। तो चुनौतियां तो हैं एजुकेशन में, सरकार के आंकड़े कुछ और कहते हैं, धरातल पे कुछ और है। ठीक है, तो इसलिए नई चुनौतियों, नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा गया। और अध्यक्षता किसने की, यशपाल, प्रोफेसर यशपाल ने। एनसीएफ 2005 का प्रेरणा स्रोत अगर पूछा जाता है, कहां से प्रेरणा इसको मिली है, रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है सभ्यता और प्रगति। अब आप देखेंगे इसको ही क्यों माना गया प्रेरणा स्रोत, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि हम एजुकेशन को केवल नौकरी तक पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई नैतिक मूल्यों में हमारे परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारी मोरल वैल्यूज कम हो रही हैं। यूं कह सकते हो हमने एक स्लोगन तो दे दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन फिर भी हम कितने
इम्प्रैक्टिकल हैं कि बहुत सारी चीजें हमको जो करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम आसमान तो पहुंच रहे हैं, लेकिन शायद जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमारी कल्चर्स हैं, उनको हमने कहीं भुला दिया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो निबंध है सभ्यता और प्रगति, इसका मतलब हम प्रगति तो करेंगे लेकिन सभ्यता को खोए नहीं। इसलिए इस निबंध को प्रेरणा स्रोत के रूप में एनसीएफ 2005 में स्वीकार किया गया है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण, एनसीएफ 2005 का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। अब ये पॉइंट ऐसा है जो आपको चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के लिए तैयार कर रहा है। इसमें इतने सारे क्वेश्चन पेडागोजिकल पैटर्न पर बनते हैं, शिक्षण शास्त्र के रूप में बनते हैं। अगर आपने पिछले पेपर्स देखे होंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गणित से रिलेटेड बनते हैं, सबसे ज्यादा। अगर आप पढ़ते होंगे तो आप ये ऑब्जर्व करिए, सबसे ज्यादा मैथ्स से सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। लेकिन मैथ्स के विषय में कहिए या किसी और पाठ्यक्रम और विषय के बारे में कहिए, फिर भी लेकिन यही है कि ये कहना क्या चाहता है कि पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना एनसीएफ 2005 का सबसे मुख्य है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एनसीएफ 2005 की प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत। अब ये दो भूमिकाएं तो हमारे पास है, यही कह सकते तीन है। एक तो यशपाल समिति, यशपाल समिति के अध्यक्ष यशपाल थे, प्रोफेसर यशपाल, तो उनका एक मंतव्य, उनका एक विचार कौन सा? लर्निंग विदाउट बर्डन। और दूसरा अगर कहूं तो रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध सभ्यता और प्रगति। हमें प्रोग्रेस भी करनी है लेकिन अपनी कल्चर को भुलाना नहीं है। और तीसरा पॉइंट जो बोला गया था पाठ्यक्रम में, जो पाठ्यक्रम का बोझ है उसको कम करना है। ठीक है, इन तीन पॉइंट्स पे। तो एक पॉइंट आप सुन सकते हो, लिख भी सकते हो। एनसीएफ कक्षा 1 से लेकर 12 तक 4 प्रश्नों के आंसर खोज रहा है। कब, क्या, क्यों और कैसे। कक्षा 1 से लेकर 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए और सिखाया जाए। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, कब, क्या, क्यों और कैसे, देखेंगे तो कब का मतलब एज आ गई, अकॉर्डिंग टू एज। क्या का मतलब हो गया आपका करिकुलम, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। क्यों का मतलब बच्चे को आवश्यकता भी है या नहीं है, ऐसे ही। और कैसे का मतलब वित्तीय लम। तब जब इन चारों को हम इनसे मर्ज करेंगे फिर आएगा कि पढ़ाया जाए और सिखाया जाए। तो पढ़ाने के साथ साथ सिखाना भी है। सिखाना अधिगम है, अधिगम का सामान्य अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। अब अंतर देख सकते हो कि हमारे देश में ज्यादातर लोग पढ़े हुए लिखे हैं, पढ़े लिखे, लेकिन उनके बिहेव में कोई परिवर्तन नहीं है, अक्सर आप देखते होंगे। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है आपका, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। क्लियर हुआ? इसका मतलब जो हम गेन कर रहे हैं विद्यालयों से, उनको, उसको किससे जोड़ना है? हमें जीवन से जोड़ना है, राइट। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। अब आपने ये टर्म सुना होगा, रटंत प्रणाली। रटंत प्रणाली, इसका मतलब हम दो चीजों पर फिर पहुंचे, पढ़ना और सीखना। तो पढ़ने में क्या होता है, जब पढ़ते हैं तब हमको केवल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, प्रमाण पत्र मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब हम सीखते हैं तो हमको व्यवहारिक नॉलेज भी होती है। इसका मतलब दोनों पक्षों पर कार्य करने पर बल दिया जा रहा है। तो पढ़ाई को रटंत प्रणाली, वर्तमान प्रणाली रटंत प्रणाली है। जैसा कि आप देखते हैं हमारे यहाँ सारे बच्चे सर्टिफिकेट्स पाने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट्स पाकर स्किल्स तो नहीं पा सकते, ठीक है। तो यहां कहा गया है कि रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, किसको? पढ़ाई को, ठीक है। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। इसका मतलब ज्यादातर लोगों के समझ में आता है कि पाठ्यचर्या पास जो किताब है वो पढ़ा देनी है, काम खत्म, जिम्मेदारी खत्म टीचर की भी। तो इसका मतलब ये नहीं है। आपको किताब के साथ साथ इसका मतलब प्रतिदिन विद्यालय में होने वाली एक्टिविटीज को सिखाना है। प्रतिदिन पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है, एक बच्चा विद्यालय में जो प्रतिदिन सीखता है वो सब पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो
ये कहना चाहता पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, कि नहीं तो आप किताब पढ़ाकर उसको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, बाकी उसको आएगा कुछ है नहीं। और नेक्स्ट है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, एक्टिविटीज। तो यहां का सूत्र जो निकल आता है वो निकल आता है करके सीखने पर बल। आपने अक्सर पढ़ा होगा करके सीखना, है ना। कई बार इसका जिक्र हुआ था, जॉन डीवी ने इसको बोला, किलपेट्रिक ने बोला, रूसो ने बोला, बहुत सारे लोगों ने इसके विषय में चर्चा की। भारत में विजू भाई बधेका ने बोला करके सीखने पर बल दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब बच्चा करेगा तो आपको पता है व्यवहारिक ज्ञान उसको हो जाएगा, परमानेंट लर्निंग हो जाएगी। इसलिए गतिविधियों से जोड़ा जाए, एक्टिविटीज से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, डेडिकेटेड। अब देखा गया, यानी नेशनल वैल्यूज का जो फीलिंग है वो स्टूडेंट एज पर ही बच्चों में दे दिया जाना चाहिए। वो क्या? देश मेरा है, ठीक है, देश के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ये सारी चीजें नेशनल एंथम या फिर नेशनल फेस्टिवल्स में हम क्या क्या करें, जो देश के महान नेता हैं उनका सम्मान करें, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें, राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करें। तो ये सारी फीलिंग्स किस में आनी चाहिए? ये बच्चे में आ जानी चाहिए। तो एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि कक्षाओं को राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने चाहिए। कक्षाओं में ये चीज होनी चाहिए, क्लासरूम में होनी चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव। अब यहां से शुरू होते हैं आपके क्वेश्चन, पॉइंट वाइज आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका पाठ्यक्रम का निर्धारण, छात्रों की उम्र। हम पहले ही कह चुके कक्षा 1 से लेकर 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे। तो आपकी उम्र आ गई, देख लीजिए आप, उम्र। पाठ्यक्रम का निर्धारण, छात्रों की उम्र। अब उम्र के साथ साथ क्या हो, उनका स्तर भी। ऐसा नहीं उसकी उम्र कम है स्तर ज्यादा है, उम्र ज्यादा है स्तर कम है। तो उम्र, स्तर एवं आवश्यकता, नीड्स भी उसे होनी चाहिए, के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा कोई पाठ्यक्रम आप देखेंगे आप। एक वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो बच्चों की उम्र, स्तर और आवश्यकता के प्रतिकूल पाठ्यक्रम बना रहे हैं, अनुकूल नहीं बना रहे हैं, प्रतिकूल बना रहे हैं। तो देखेंगे बहुत सारा किताबों का मटेरियल है, एक एक बच्चे की नर्सरी में जो बैग्स बनकर तैयार हो रही है वो कितनी बड़ी बड़ी बैग हो रही है, बेचारा उसको ले जा रहा है ढोरा, तो किताबों का बोझ। अब किताबें होंगी तो उनका पाठ्यक्रम, उनमें जो पढ़ने वाला वो मानसिक बोझ हो गया। मम्मी पापा उन सारे किताबों को परचेज करेंगे तो इकोनॉमिकल बर्डन भी आएगा। इसका मतलब ऑल दीज टाइप्स ऑफ। लेकिन यहां बार बार का अगर इसी पॉइंट को समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा एनसीएफ। पाठ्यक्रम का निर्माण, निर्धारण छात्रों की उम्र, स्तर और आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। ये किस पर बल दे रहा है? बिकॉज प्रगतिवादियों के लिए कह सकते हो आप। आदर्शवादियों का मानना क्या था? बालक शिक्षा के लिए है, किसी भी कंडीशन में हो लेकिन शिक्षा ग्रहण करो। प्रगतिवादियों का मानना क्या था? बालक शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए है। बदलाव किसमें होने चाहिए? शिक्षा में। बालक स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, नेचुरल डेवलपमेंट। तो यहां पर पाठ्यक्रम का निर्धारण छात्रों की उम्र, स्तर एवं आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। करके सीखने पर बल दिया जाए, ये देखिए आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। क्यों देता है? लर्निंग बाय डूइंग, इसका मतलब जब बच्चा करके सीखेगा तो वो सीखा हुआ परमानेंट हो जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अब कोई इंफॉर्मेशन किसी ने दे दी, जस्ट लाइक प्रैक्टिकल, आपने गणित रट लिया, A+B A-B ऐसा कुछ रट लिया आपने, ठीक है। वो रटने का कोई मतलब नहीं है कि सूचना मिल गई है आपको, इससे बचो, ज्ञान प्राप्त करो, व्यवहारिक नॉलेज। शिक्षण में ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक पॉइंट सिलेक्टेड है। शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन, मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट जैसे शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग किया जाए।
अगर आप पिछली लेक्चर देखेंगे तो रॉबर्ट एम गैने का जो पैटर्न था सीखने के प्रकार, जिसमें उन्होंने सरल से जटिल पैटर्न दिया था, उम्मीद है वो आपको याद रहा होगा, टेक में था, वो 8 प्रकार थे। रॉबर्ट एम गैने ने भी इन सूत्रों को अपने सिद्धांत में स्थान दिया है, तो एनसीएफ भी उन्हीं को एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? बिकॉज दीज आर साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप से ये तय हो चुका है कि सीखने के सबसे अच्छे सूत्र यही है, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात। अब ये बात सही है कि जो चीजें आपको आती हैं उनसे न आने वाली चीजें सीखने के लिए आपको इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? तो इंटरेस्ट भी अपने आप आ जाएगा। जैसे शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग किया जाए, अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए। मूल्यों को, अब वैल्यूज की बात चल रही है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं उपदेश न देकर बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। इसका मतलब मोरल वैल्यूज की बात आ रही है। अब ये बच्चों से कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसा करो वैसा करो, आप खुद करने लगे। एज ए टीचर आप क्या करेंगे? जस्ट प्रोवाइड एटमॉस्फेयर, एक वातावरण दीजिए बच्चों को जिस वातावरण में बच्चे ये सारी चीजें खुद से सीख लें। शायद क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। विशाल पाठ्यक्रम एवं मोटी किताबें। अक्सर आपने देखा गया, माना गया ऐसा कि जिनके पास बहुत सारा बैग है, बहुत सारी मोटी किताबें, वो बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा विद्वान है। जी नहीं, आप देखेंगे विशाल पाठ्यक्रम एवं मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। जिन बच्चों से पूछेंगे तो शायद आपको पता है, किताबों की वजह से ही वो केवल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, सीखते नहीं है, रट्टाफिकेशन पर टिकी हुई हैं बुक्स। नेक्स्ट है, छात्रों को कल्पनाशीलता एवं मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट, कल्पनाशीलता, यानी ऐसी परिस्थिति तैयार की जाए जिसमें बच्चा इमेजिन कर सके। मौलिक लेखन, ये किधर ले जाएगा बच्चे को? सृजनात्मक के रूप, सृजनात्मकता विकसित करेगा। इसके क्या करने चाहिए? अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करे जाएं, बच्चे को अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं, बच्चे को क्लासरूम में अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं कि वो मौलिक लेखन कर सके और कल्पनाशीलता कर सके। राइट। नेक्स्ट है आपका, कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ, मदर टंग, मातृभाषा के साथ अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। राइट। अब ये पॉइंट ही ऐसा बनता है, क्यों कहा गया? क्योंकि एनसीएफ त्रिभाषा सूत्र को मानता है, लेकिन इंग्लिश के विषय में, अंग्रेजी के विषय में एनसीएफ 2005 का मानना है कि ग्लोबल लैंग्वेज है। ये 2017 का सवाल है, 2014 का, शायद 2013 या 14 का ये सवाल है, जिसमें पूछा गया इंग्लिश एज ए नेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज। इसका मतलब पूरे देश में जब अंग्रेजी बोली जा रही है, पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जा रही है, दिस इज कनेक्टिंग, पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जा रही है, हमारे पूरे देश में। अब मल्टीलैंग्वेज में आप देखेंगे हमारे भारत में ही बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन क्या इतनी सारी भाषाएं सीख पाना एक व्यक्ति के लिए आसान होगा? बट हाँ, अगर इंग्लिश होगी तो वो कन्वर्सेशन तो कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग तो कर सकता है वो, और मातृभाषा रहेगी तो पहली भाषा मातृभाषा होगी, साथ में क्या होगा? अंग्रेजी का ज्ञान होगा। ठीक है। और ये कहाँ से अप्लाई करना है? कक्षा 1 से। तो कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे क्या कह रहा है एनसीएफ? एनसीएफ आगे कह रहा, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया 2012। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस, अब देखो पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं। अच्छा विद्यार्थी वो है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है। इन द क्लासरूम हमने ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया है। इसका मतलब सिंपल सी बात, एनसीएफ ये कहना चाहता है कि बच्चा अपने मौलिक विचार जो उसके पास है, जो खुद से सीख रहा है, अगर वो टीचर के समक्ष प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि वो सीखता है। ठीक है। अगर बुक्स नॉलेज या बुक इस टाइप की जो रटी रटाई चीजें, अगर उनको ही वो प्रेजेंट कर रहा है तो कुछ नया नहीं सीख रहा है, वो नया खोज नहीं कर रहा है।
जो खोजा जा चुका उसी को रट रहा, पहले एनसीएफ कह ही चुका, पढ़ाई को रटत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है। सवाल आया हुआ है 2015 में। एक अच्छा विद्यार्थी है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक अच्छा विद्यार्थी है जो आपका बहुत सम्मान करता है, कक्षा में बहुत अनुशासित है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाता है, तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगर इस ओपिनियन पर देखेंगे तो एक ही सही है, बाकी के गलत हैं 3। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। माता पिता को सख्त संदेश दिए जाएं कि बच्चों को छोटी उम्र में ही निपुण बनाने की आकांक्षा रखना। देख लिया आप, निपुण परफेक्ट बच्चा है, गलतियां उसके सीखने का हिस्सा होंगी। ठीक है, गलतियां ये उपलब्ध कराती हैं कि बच्चे का दृष्टिकोण है क्या, किस टाइप की गलतियां कर रहा है वो। गलतियों से मुझे पता चल जाता है कि बच्चा कैसी वाली गलतियां कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी वाली बेवकूफ वाली गलतियां कर रहा है। राइट, तो माता पिता को सख्त संदेश दिए जाएं कि बच्चों को छोटी उम्र में ही निपुण बनाने की आकांक्षा रखना बेहद गलत है। ये एनसीएफ का सुझाव है। अब आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे शायद आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रेशर मम्मी पापा ही दे रहे हैं बच्चों को। ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। जबकि एनसीएफ कह रहा कि मम्मी पापा को सख्त संदेश दिए जाएं। बच्चा है, गलती करेगा ही। ठीक है, गलतियां उसके सीखने का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। तो इसलिए चलिए पॉइंट क्लियर हुआ। अगले पॉइंट को देखते हैं। छात्रों को कक्षा के बाहर तनाव मुक्त वातावरण दिया जाए। देख सकते हो आप, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन की बात हो रही है, लर्निंग विदाउट बर्डन चल रहा है। तो इसका मतलब मेंटल बर्डन भी नहीं आना चाहिए बच्चे पर। अभी एक बच्चे को मेंटल बर्डन है तो इसका मतलब सुसाइड करेगा बेचारा, डिप्रेशन में जाएगा, ना चाह कर भी उससे गलतियां होंगी। तो दिया गया छात्रों को कक्षा के बाहर तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, टेंशन फ्री। जब आप टेंशन फ्री होंगे तो ऑटोमेटिक अच्छे काम होंगे, अच्छा करेंगे आप। छात्रों के अनुभवों को, अगला पॉइंट है आपका, छात्रों के अनुभवों को और स्वरों को। देखो दो चीजें आई, अनुभव आए और स्वर भी आए, जो खुद से बोलते हैं। अनुभव, उनके अपने अनुभव, उन दोनों को क्या देना चाहिए, प्राथमिकता देते हुए, प्रायोरिटी देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाए। अब समझिए, एनसीएफ 2005 चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दे रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा पर। अब बाल केंद्रित का कॉन्सेप्ट क्या है कि शिक्षा की केंद्र बिंदु में बालक है। शिक्षक क्या है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है, सुविधा दाता है, फैसिलिटी प्रोवाइडर है, फैसिलिटेटर है। ठीक है, छात्रों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में, अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा, सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। वार्षिक परीक्षाओं या फिर अर्धवार्षिक परीक्षाओं पर चर्चा नहीं हो रही है, सतत रेगुलर। आज पढ़ा रहे हो आज मूल्यांकन, कल पढ़ा रहे हो तो कल मूल्यांकन। तो इसका मतलब डेली मूल्यांकन, सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया को लचीला बनाने की भी बात कही गई है। दंड एवं पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में, समझिए आप, दंड एवं पुरस्कार। अब देखेंगे दो चीजें, जब कभी आप अभिप्रेरणा पढ़ते हैं तो अभिप्रेरणा में दंड और पुरस्कार दोनों में अंतर है। एक आप पढ़ते होंगे शायद नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। अभिप्रेरणा में ऐसा कुछ नहीं है। अभिप्रेरणा के प्रकार में दंड और पुरस्कार को, दोनों को बाह्य अभिप्रेरक माना गया है और बाह्य अभिप्रेरकों को नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो दंड और पुरस्कार दोनों, दंड भी सुधार के लिए होना चाहिए और पुरस्कार भी सुधार के लिए ही होना चाहिए। तो बोला गया इन दोनों की भावना को सीमित रूप में अपनाया जाना चाहिए, सीमित, हर बार नहीं। आप ज्यादा दंड देंगे तो बच्चे को पिटते पिटते आदत हो जाएगी दंड सहने की, हर बार वो ये चीज सोच लेगा कि चलो यार पिटना ही तो है। ठीक है, और अगर आप उसे हर बार पुरस्कार दे रहे हो तो उसमें रेडीनेस आ जाएगी, लालची हो जाएगी, वो हर चीज पुरस्कार के लिए करेगा, आंतरिक बल से वो कुछ नहीं करेगा। तो दोनों का भाव कैसा रखना, दोनों की भावना को सीमित रूप में अपनाओ, जब जरूरत हो तब।
अननेसेसरी नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने के अवसर दिए जाएं। अब समुदाय की भी भागीदारी है बच्चों को सिखाने के लिए। एनसीएफ ने कहा, अब यहां से कौन सा पॉइंट निकलता है, यहां से निकलता बहुभाषिकता वाला, राइट। अलग अलग समुदाय अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो वो हमारे लिए बाधा नहीं है, वो हमारे लिए संसाधन है। तो बोला गया मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं बच्चों को। वो नए नए समुदाय में नई नई चीजें सीखेंगे, और जितनी ज्यादा चीजें सीखेंगे उतने समृद्धशाली हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। अब मुक्त माने चुनौतियों से फ्री करवा रही हो, परेशानियों से मुक्त करवा रही, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है। तो शिक्षा व्यक्ति को क्या कर रही है, मुक्त कर रही है, और यही मुक्ति आपका मोक्ष है, ऐसे कह सकते हो। कष्टों से निजात दिला रही है, परेशानियों से दूर रख रही है, बशर्ते अगर उसको सही एजुकेशन दी जाएगी तो। क्योंकि आपको पता दुनिया की हर एक समस्या का समाधान सही शिक्षा से ही हो सकता है। ठीक है, छात्रों को, अगला पॉइंट है, छात्रों को चहुमुखी विकास, ऑल अराउंड डेवलपमेंट के अवसर उपलब्ध कराए जाए। चहुमुखी विकास, ठीक है, जरूरी नहीं कि उसका केवल मानसिक डेवलपमेंट ही हो। वो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा तो फर्स्ट डिवीजन आकर केवल मानसिक नौकरी के लिए बैठा रहेगा। आप अक्सर देखते होंगे हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पढ़े लिखे लोग, युवाओं की है। क्यों? क्योंकि वो एक चीज लेकर बैठे हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन। एनसीएफ ने जबकि कह दिया था कि व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन जिनके पास व्यवहारिक ज्ञान है उनके पास एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। ठीक है, तो कह रहे चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ऑल अराउंड डेवलपमेंट्स की भी बात कर रहा है एनसीएफ। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट है, सभी छात्रों हेतु समावेशी वातावरण तैयार किया जाए। अब इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर की भी बात हो रही है। इंक्लूजन क्या है? शिक्षा की धारा से सभी बच्चों को जोड़ना है, किसी भी बच्चे को अलग नहीं करेंगे। समावेशी के सारे पॉइंट्स यहां से निकलेंगे, किसी बच्चे को क्लासरूम से अलग नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, ऑल दीज आर फाइव्स, आप देख सकते हो, कोई मोटा है, कोई छोटा, कोई बड़ा, अब इसको अलग नहीं कर सकता, ये समावेशी है, राइट। एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। सामाजिक संबंधों का जाल है, सब लोग एक साथ जुड़ेंगे, छोटी छोटी चीजें सीखेंगे, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट होगा आपका। समावेशी वातावरण तैयार किया जाए, हर प्रकार के बच्चे को शिक्षा के या फिर सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एनसीएफ 2005 से संबंधित जो सवाल हैं इंपॉर्टेंट, उनकी चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है आपका, एनसीएफ, यहां पर एफ होना चाहिए, एस लिखा हुआ है, एनसीएफ होना चाहिए। ठीक है, आप समझ पाएंगे, एनसीएफ है। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम, देखेंगे प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। मिस्टेक्स हैं आज के इसमें पीपीटी में, कोई नहीं, हम देखेंगे समझ लेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, यहां भाग होना चाहिए। ऑप्शन ए चौपड़, टाइलिंग। अब चौपड़ क्या होता? चौकोर आकृतियां, चौपड़ हुआ, टाइलिंग। सममिति, इसका मतलब आकृतियों से ही रिलेटेड, ये भी कह सकते हो आप। प्रतिरूप, मॉडलिंग है ये आपका। अनुपात, रेशियो है। तो जब प्राथमिक विद्यालय की बात चली तो आप खुद मानते होंगे चित्रों के माध्यम से ही सिखाने की बात हो रही है, तो 3 तो हैं, और नहीं पूछा गया था तो आपका अनुपात होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा प्राथमिक विद्यालय में, आपने खुद देखा होगा। बाकी की 3 चीजें पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, अनुपात नहीं है, तो हमारा आंसर डी है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर
पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बहुत खास बात समझिए, एनसीएफ मोस्टली नेगेटिव पैटर्न पर ही सवाल पूछता है, नहीं है नहीं है नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, फिर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य। अब पर्यावरण अध्ययन की बात चल रही है और प्राथमिक लेवल पर पूछ रहा है, तो आप समझिएगा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है आपका प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। अगर आप ये पहचान लेंगे कि पूछा क्या जा रहा है, वो जो है या जो नहीं है, तो यहां पर नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब जो है वो हमारे आंसर नहीं होंगे। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल सही है। जो नेचुरल घटनाएं हैं उनके विषय में, जो संस्कृति है उनके विषय में, जो सामाजिक पर्यावरण है उनके बीच के संबंधों को बच्चा पहचानने भी लगेगा, समझने भी लगे, ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए उन्हें। ठीक है, वो समझ लेंगे, ये अच्छा है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी कह रहा आपका पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। आप इस पर सोच सकते हो क्या? गैस करें आप। प्राथमिक लेवल पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में किसी बच्चे से सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करने की बात। आप पॉइंट देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, जिनको अगर आप पहचानने लग जाएंगे तो आपको पेडागोजिकल क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, क्योंकि इनसे निगेटिव रेफरेंस निकलता है। सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। चलिए सी देखते हैं। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। जैसे कि आप पीछे सुझाव पढ़कर आए हो, आपने ध्यान दिया होगा, तो बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, तो ये तो है, कन्फर्म है, ये है एनसीएफ 2005 का उद्देश्य पर्यावरण अध्ययन के लिए। डी ऑप्शन कह रहा है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक, एक्सपर्टीज नहीं बोल रहा है वो, बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ठीक है, तो ये भी है, इसका मतलब ए राइट है, सी राइट है, डी राइट है, ये तीन तो उद्देश्य हैं। अब नहीं में बी बचा हुआ, राइट, ये नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर बी ही होगा, आप याद रखिएगा, राइट आंसर इज बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आप ये आइडेंटिटी कर पाएंगे कि कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीजें नहीं हैं, तो आपको आंसर करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा, उम्मीद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखें आप। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम की बात चल रही है। ठीक है, शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है भौतिक संसाधनों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। अब यहां देखेंगे अधिक महत्व किस पर दिया जा रहा है, ये चीज समझिए आप। अधिक महत्व भौतिक संसाधनों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। सी ऑप्शन कह रहा शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। आप देखेंगे ए से तो कोई मतलब है नहीं आपका, और सी से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, राइट। अब दो बचे हुए हैं, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव।
एक पूछ रहा, ठीक है। और डी पूछ रहा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अब बात आती है दो ऑप्शंस की। एक तो आ रहा बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव, और दूसरा आ रहा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो परफेक्ट आपका देखेंगे ज्ञान के संदर्भ में केवल सीमितता आ रही, लिमिटेशंस आ रहा, इसलिए बी भी सही नहीं होगा, डी विल बी राइट। क्लियर हुआ? बालकों के लिए संरचित अनुभव, जो बालकों के लिए बनाए गए, राइट, और तब उनका पाठ्यक्रम का सुधार। ये किससे रिलेटेड है? गुणवत्ता आयाम से है। गुणवत्ता आयाम शीर्षक का मतलब हुआ बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कौन सा ऐसा सुधार है एग्जाम्स को लेकर जिसे एनसीएफ 2005 ने सुझाया है? ऑप्शन ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। ऑप्शन बी, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, उपरोक्त सभी। कुछ बच्चे कहते हुए सुने हैं मैंने, जो लोग कहते हैं कि एनसीएफ के विषय में ये तय है कि जब डी पूछ लेता उपरोक्त सभी तो इसका मतलब सारे सही होते हैं। आप गलत हो जाएंगे, याद रखना। उपरोक्त सभी तो पहले ही गलत करो, ये तो नहीं है। अगला है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, ये भी गलत है, समझिए आप। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर स्टेजेस पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। कैसे भाई, इंटरनल नहीं होगी क्या? सब राज्य स्तर की परीक्षा हो जाएंगी, तो 3 गलत हुआ, ए राइट है आपका। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, ये मानना है उसे। ठीक है, कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक करने की बात कही है, ये सुधार सुझाया है उसने एनसीएफ 2005 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया एग्जाम में। आप देखेंगे सोचने की बात हो रही है और किसकी हो रही है? तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, किसमें? अब ऑप्शन देखिए आप, उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। एक बार फिर आप इसे समझ सकते हो। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में, पर्टिकुलर विषय की बात हो गई, गणित की हो गई है। अब गणित के विषय में कह रहा सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका क्या हो सकता, जिसके विषय में बच्चा सोच भी सके और तर्क भी करे, और उसका एक निश्चित तरीका क्या होगा। ठीक है, एक कह रहा था उसे पढ़ाने की विधि। क्या ये सही होगा? जब एक क्लास में अलग अलग तरीके के व्यक्तिगत भेद वाले, व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाले बच्चे हैं, तो क्या एक पढ़ाने की विधि काम करेगी? बिल्कुल नहीं काम करेगी, गलत होगा ये। आंकिक प्रश्नों का हल, जो नंबरिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनका हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बता देना। हाँ ठीक है, कि नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ये तरीका होते, ऐसे ऐसे प्लस होता, ऐसे ऐसे माइनस होता, ऐसे ऐसे डिवीजन होता, ये तो सही है, परफेक्ट है। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, ये भी गलत होगा, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो सोचने और तर्क करने की बात कही गई है, इसलिए कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास उचित नहीं होंगे। ठीक है, और पाठ्य पुस्तकों में जो प्रस्तुत सामग्री है उसमें तो सोचना और तर्क होना ही नहीं है, वो तो बच्चा उसे कॉपी कर लेगा, नकल कर लेगा, इसलिए बी इज राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा एक तरीका शामिल होता है। चिंतन और तर्कणा एक तरीका शामिल होता है।
इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो फिर गणित से ही रिलेटेड है। मैं आपको पहले बोल चुका था एनसीएफ ज्यादा टिपिकल सवाल गणित से रिलेटेड पूछ रहा है, तो आप ये सीखते जाइए, इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए। मैं एक एक करके व्याख्या भी करता चल रहा हूं। चिंतन और तर्कणा, फिर से चिंतन की ही बात की गई है। ऑप्शन ए कह रहा है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। आप इस पर सोच सकते हो कि विशेष कोचिंग से ही ये चीजें आएंगी? जी नहीं। बी कह रहा गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, जो किताबें गणित की हैं उन्हें दोबारा लिख दो। आप खुद सोचकर इसका आंसर करें। सी कह रहा है विद्यार्थियों को बहुत से सवाल कार्यपत्रक दे देना, केवल सवाल कार्यपत्रक दे दो, वर्कशीट्स दे दो उसे। डी कह रहा खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना। परफेक्ट आंसर क्लियर डी है, क्योंकि चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है खोजबीन उपागम का प्रयोग करके, हस्तचालकों का प्रयोग करके, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़कर, और विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा। राइट, क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। फिर ईबीएस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, स्वतंत्र रूप से, विदाउट एनी बर्डन, कंडीशंस कह सकते हो, फ्रीली। बी कह रहा कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन, विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। सी ऑप्शन कह रहा विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना। डी ऑप्शन कह रहा विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण रखना। अगर हम थोड़ा थोड़ा नेगेटिव पैटर्न पर इसको छांटने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। डी को तो पहले ही कट कर दो, स्मरण की बात आई। एनसीएफ 2005 रटने का तो घोर विरोध कर रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, यानी जो उसका कॉन्सेप्ट है केवल वही समझ विकसित कर देना। क्या लगता है आपको? गलत होगा ये। केवल किताब में जो चीज है वो बता दो उसको। स्वतंत्रता से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता, इस पर सोच सकते थे आप, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। बट बी कह रहा कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। ये बहुत बेहतर है। ए गलत नहीं है, ए भी सही है, लेकिन ए से बेहतर कौन सा है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। आप देखेंगे शायद ये प्राथमिक स्तर पर काम नहीं करेगा, इसलिए इसको सही नहीं माना गया है। बी इज राइट आंसर, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ देना। ठीक, चलिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है। ऑप्शन ए गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए। ऑप्शन बी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। सी ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। डी कह रहा है निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए। खुद आंसर करें इसका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है। ए कह रहा गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कुछ बच्चे चुन लिए जाएं और उनको गणित पढ़ा दो, गलत है ये। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, मतलब गणित की जो संकल्पनाएं हैं कह सकते हो, उनको प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए, गुणा भाग जोड़ ऐसा सब कुछ आना चाहिए। हम इस पर सोच सकते हैं कि ये सही हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं करेंगे। आगे के और ऑप्शन क्लियर करते हैं। सी कह रहा है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए
पहले उनकी परीक्षा। अब देखिए, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता तक की तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन यहां गलत हुआ, पहले उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एनसीएफ ने डायरेक्ट मना किया एग्जाम को लेकर, राइट? करने दीजिए, गलत ही तो करेगा, गलत करेगा फिर सही कर लेगा, तो ये भी आपका सी गलत है। डी कह रहा निम्न कम, जो कम अचीवर्स हैं क्लासरूम में, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए। अलग शब्द देखो आप, अलग, समावेशी शिक्षा से डायरेक्ट विपरीत जा रहा है, इसका मतलब डी भी गलत है। जब हम 3 गलत निकाल लिए तो बी सही हो गया हमारा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से कार्य होंगे जिनमें गणित की आवश्यकता होगी, इसलिए प्रत्येक बच्चे को क्या आना चाहिए? गणित आना चाहिए। गणित में एक मिनिमम सफलता आवश्यक ही है, तो बी इज राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि एनसीएफ के द्वारा जितने क्वेश्चन निर्धारित किए गए, इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो इसको पढ़ने का एक तरीका है, इसको ब्रेक करके पढ़ो आप, एक एक टर्म को क्लियर करते हुए। अगर हम इसे पढ़ेंगे तो इसका मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार यहां तक खत्म करो इसे। अब पूछ रहा किस लेवल पर? 3 लेवल है इसके, मैंने बोला प्राइमरी है, जूनियर है और माध्यमिक। तो यहां पूछा क्या गया? प्राथमिक पूछा गया। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं, अब संख्याएं पूछ रहा, नंबर पूछ रहा है और उनके ऑपरेशंस पूछ रहा। अगला कह रहा मात्राओं का मापन, मेजरमेंट्स की भी बात कर रहा, आदि का शिक्षण। अब ऑप्शंस देखिए आप। ए कह रहा गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, संकीर्ण मन नैरो, याद रखना प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है ये। बी कह रहा है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। प्राइमरी लेवल पर क्या क्या? एक तो नंबर्स और उनका ऑपरेशंस, संक्रियाएं आपने पढ़ा होगा प्याजे में, ठीक है, मूर्त संक्रिया अवस्था, तो संक्रियाएं और मानसिक काट छांट। सी कह रहा है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। डी कह रहा महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। अरे भाई, प्राइमरी लेवल पर अगर पूछा जा रहा है तो गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य हो नहीं सकते प्राइमरी लेवल पर। बी को पहले क्रॉस करो आप, ठीक है। ऑप्शन ए गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, संकीर्ण माने नैरो, संकुचित, तो हम इस पर सोच तो सकते हैं भाई, लेकिन बी गलत है, ये तय है। सी कह रहा बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीय, मतलब उसका जो चिंतन उसमें केवल गणितीयकरण उसका कर दो, किसी चीज को लेकर उसे परफेक्ट उसी में डाल दीजिए, ऐसा कैसे हो जाएगा प्राइमरी लेवल पर? ये भी आपका गलत क्या? महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, जी नहीं, प्राथमिक लेवल पर नहीं, ए इज राइट। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, ठीक है, संकुचित उद्देश्य को पूरा करता है प्राथमिक लेवल पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है, राइट? किन किन कक्षाओं के लिए? कक्षा 1 और कक्षा 2। इसका सबसे उपयुक्त कारण डैश क्या हो सकता है, आप गैस करो, कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक का सुझाव नहीं दिया है उसने। उस जगह कक्षा 1-2 में पाठ्यक्रम में पर्यावरण से संबंधित कोई किताबें, कोई पाठ्यक्रम नहीं बनाया जाना चाहिए। अब क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए, क्या कारण हो सकता है, ये पूछा जा रहा। तो ऑप्शन ए कह रहा है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, आप सोच सकते हो, क्योंकि एजुकेशन विदाउट बर्डन चल रही है। बी कह रहा पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। आप क्या ये मानते हो कि छोटे बच्चों के लिए पर्यावरण की आवश्यकता नहीं होती? भाई अनुकूलन तो वो भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। बी को तो हम क्रॉस कर लेते हैं पहले। सी कह रहा कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्र पढ़ना लिखना नहीं जानते, ऐसा कैसे हो सकता भाई? गलत है ये।
डी कह रहा संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। अब हमारी बात आ रही ए पर और डी पर, दो तो गलत हो चुके थे, 50-50% हम। पर्यावरण का भार कम करने के लिए, सॉरी, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, ये बात आपकी कक्षा 1 और कक्षा 2 में नहीं चल सकती है। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना यही सही होगा। बच्चे को जो जहां रह रहा है, वो जिस परिवेश में रह रहा है, उससे उसे पर्यावरण के बारे में सीखने के सुझाव दिए हैं एनसीएफ ने, इसलिए किताब और पाठ्यक्रम की बात नहीं की उसने। ठीक है, आयो, ठीक है। ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। लेक्चर छोड़ने से पहले आप लोग अपने कमेंट जरूर दीजिए, ठीक है। कितना समझ में आया, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैंने बोला पीछे भी मेरे बहुत सारे, पिछले भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको भी देखिए, आपके सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं, इसका मतलब बहुत सारे, अप्रोक्स 35 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हो। जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन के लिए अपने आप को तैयार करें, ठीक है। पढ़ते रहें आप मन लगाकर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार सीटेट आपका निकलेगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम पर भी वीडियोस मिल जाएंगी। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि आप परेशान मत हो, मेरी हर एक वीडियो आपके लिए हमेशा पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर। हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स में आए हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप भी किए हुए हैं, तो अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूं, लेकिन हाँ ये जरूर है किसी दिन मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर एक लेक्चर आपको अपलोड करूंगा, जिसमें आपके सभी प्रश्नों को शामिल करते हुए उनका समाधान आपको दूंगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियो को, लाइक और शेयर करते रहिएगा, अपने मित्रों को भी बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।